नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चंस होंगे हम उसमें एमसीक्यूज़ होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और जो चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ कुछ मिलेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू में कहा गया है विच वन वॉज नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी। तो आपको बताना इनमें से कौन सी एक ट्रेडिंग कंपनी भारत में नहीं आई थी। तो पुर्तगीज़ आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, कौन नहीं आए थे? तो जापानीज़ जो है वो नहीं आए थे। तो इसमें डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया व्हाट वाज फरमान। अब फरमान के बारे में पूछा गया कि फरमान क्या था। तो फरमान एक रॉयल ऑर्डर था। फरमान क्या था? एक रॉयल ऑर्डर था। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है थर्ड क्वेश्चन में द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान वॉज। तो देखिए अलीवर्दी खान के बाद जो नवाब ऑफ बंगाल बना वो आपको बताना है कौन था। तो अलीवर्दी खान के बाद जो नवाब ऑफ बंगाल बना वो कौन था? वो था सिराजुद्दौला। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द ब्रिटिश हु डिड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी वॉज। तो देखिए प्लासी में जो वॉर लड़ा गया था, जो बैटल ऑफ प्लासी है 1757 में हुआ था। ठीक है। तो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट आपको बताना है कौन कंपनी की आर्मी को लीड कर रहा था। तो कौन सा ब्रिटिशर था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रॉबर्ट क्लाइव, सेकंड दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स, थर्ड दिया है एडमंड बर्क और फोर्थ दिया है लॉर्ड डलहौसी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रॉबर्ट क्लाइव इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है दिस गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट। तो देखिए पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट को किसने इंट्रोड्यूस किया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया विच वन ऑफ दीज वॉज नॉट एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डलहौसीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो देखिए लॉर्ड डलहौसी एक चीज़ लेके आया था, एक नई चीज़ लेके आया था जिसको कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें होता ये था कि कोई भी अगर रूलर है उसका कोई भी मेल हियर नहीं है, मतलब मेल वारिस कोई नहीं है बच्चे में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी, ब्रिटिश सरकार उसको ले लेगी। ठीक है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। तो किसको एनेक्स नहीं किया गया था ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसको एनेक्स किया गया था पूछा गया, क्योंकि पंजाब को भी नहीं एनेक्स किया गया, अवध को भी नहीं, हैदराबाद को भी नहीं, किसको किया गया था? तो सतारा को एनेक्स किया गया था। और सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के में। ठीक है। कौन लेके आया था याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौसी लेके आया था। नेक्स्ट पे आते हैं गवर्नर जनरल हु वाज इम्पीच। तो बताना है कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा है जिसका इम्पीचमेंट हुआ था। ठीक है। तो इम्पीचमेंट किसका हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट हुआ था, याद रखिएगा ये गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स अब देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स से पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में कहा गया ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड। तो देखिए जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी उनको कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था और उनको कहा किया जाता था? तो प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। ठीक है। तो प्रेसिडेंसीज विल बी द करेक्ट आंसर। द रॉयल चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द डैश मार्केट्स। देखिए रॉयल चार्टर जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाया था। भारत में कई सारी मार्केट आ रही थी यूरोप की, जिसमें से कई सारी मार्केट्स को प्रिवेंट नहीं कर पाया था। जिसमें वेस्टर्न मार्केट्स तो आई थी, वो तो रॉयल चार्टर की वजह से ही आई थी, लेकिन जो ईस्टर्न मार्केट्स थी, कौन सी मार्केट्स? ईस्टर्न मार्केट्स जो थी उनको प्रिवेंट रॉयल चार्टर नहीं कर पाया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी ईस्टर्न। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड में देखिए क्या कहा गया द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनमी आफ्टर द डेथ ऑफ डैश। तो देखिए बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी दिखाई, अपनी पावर दिखाई, और किसकी डेथ के बाद? तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये चीज़ उन्होंने करी थी, क्योंकि औरंगज़ेब जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल ये कह सकते हैं रूलर था, जिसकी वजह से वो लोग पहले अपने आप को ऑटोनॉमस नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन बंगाल नवाब जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? ऑटोनॉमस प्रूव कर दिया, ये कह सकते हैं ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो देखिए सिराजुद्दौला जब प्लासी के युद्ध में हारता है, बैटल ऑफ प्लासी में जब सिराजुद्दौला की डिफीट होती है, तो आपको बताना है नवाब ऑफ बंगाल कौन बना था। तो नवाब ऑफ बंगाल बना था मीर जाफ़र। ठीक है। याद रखिएगा मीर जाफ़र बना था, और इसी मीर जाफ़र की वजह से सिराजुद्दौला हारा भी था, क्योंकि ये था साइड में सिराजुद्दौला के, लेकिन लड़ा किसकी तरफ से था? लड़ा था ब्रिटिशर की तरफ। मतलब इसने ऐसी कुछ बातें बता दी थी मतलब सिराजुद्दौला की, मतलब उसके फोर्ट से रिलेटेड और उसकी नीतियों से रिलेटेड, जो
अगर बता दी जाए तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला की हार हो जाए। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, इस तरीके का कुछ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ डैश। तो देखिए पहला जो एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ था, ठीक है, तो ये किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ था ये आपको बताना है। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ एंड हुआ था। अभी हम लोग आगे पूरा इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि जो पहला मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ था, वो ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ एंड हुआ था। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें हारा ही नहीं था। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ट्रू एंड फॉल्स कहा गया, द मराठा पावर वॉज क्रश्ड इन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो मराठा पावर थी वो क्रश कर दी गई थी। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड में कोई बहुत ज़्यादा तो चेंजेस देखने को नहीं मिले थे, लेकिन पूरी तरीके से एंग्लो जो मराठास थे उनको ख़त्म कर दिया था, किससे? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से। तो बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद दी कंपनी। बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था कि जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि पहली चीज़ तो इन्होंने मना भी कर दी थी ट्रेड ना करने के लिए, और दूसरी बात इन्होंने फ्रेंच के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा दी थी। ठीक है, कि कम से कम उनकी जो आर्मी है टीपू सुल्तान की, वो फ्रेंच की मदद से बढ़ सकेगी, मतलब इम्प्रूव हो सकेगी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से गुस्सा हुए और कहीं ना कहीं 4 वॉर हुए, जो हम लोग बाद में देखेंगे, मैसूर और एंग्लो मैसूर वॉर के रूप में जिसको जाना जाता है। थर्ड में आते हैं, द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल इन ईयर 1700। तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है कि जो मुगल एम्परर थे उन्होंने कंपनी को क्या बना दिया था, कंपनी को दीवान बना दिया था प्रोविंसेस का, प्रोविंस ऑफ बंगाल का, और कब? 1700 में। सिराजुद्दौला गॉट हेल्प फ्रॉम मीर जाफ़र एंड फाइनली वन विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दिया गया है। सिराजुद्दौला को हेल्प नहीं मिली थी मीर जाफ़र से, जबकि सिराजुद्दौला ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। किसका? मीर जाफ़र ने विश्वासघात किया था किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। और फाइनली हुआ क्या था कि ये विक्ट्री नहीं हुई थी सिराजुद्दौला की, ये हार गए थे। ठीक है, लॉस हुई थी यहाँ पर सिराजुद्दौला की। ठीक है, तो सिराजुद्दौला हारे थे, और किसकी वजह से हारे? तो सिर्फ और सिर्फ मीर जाफ़र की वजह से हारे, क्योंकि इसने क्या कर दी थी? गद्दारी कर दी थी। तो इसमें ये जो आंसर है ये बिल्कुल ही गलत है, दिस विल बी फॉल्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, फिफ्थ है। फिफ्थ में कहा गया, लॉर्ड डलहौसीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रूव्ड टू बी अ टोटल फेलियर। तो देखिए लॉर्ड डलहौसी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, तो क्या वो टोटल फेलियर था? तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये टोटल फेलियर नहीं था, क्योंकि इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत बड़ी जीत मिली थी। कई सारी जगह थी जो इन लोग कैप्चर कर चुके थे, जैसे सतारा हो गया, झांसी हो गया, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, जिसको क्या कर लिया था? इन्होंने कैप्चर कर लिया था। किसने? ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया था। तो ये टोटल फेलियर नहीं था। हालांकि इसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया था, वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं, और 2 कॉलम से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा किस में मैच होगा। तो देखिए पहला जो दिया गया है, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, जो ट्रेंड सोल्जर्स होते थे, जिसको घुड़सवार कह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है हिंदी में? उनको कहता है सवार्स। ठीक है, तो ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक मतलब जो घोड़े पे बैठते हैं, घुड़सवार जो होते हैं वो सोल्जर्स भी होते हैं, तो उनको क्या कहता है? सवार्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग इन आर्चरी। अब ट्रेनिंग इन आर्चरी का मतलब है, आर्चरी मतलब तीरंदाजी होता है, तो इसमें तीरंदाजी विल बी द करेक्ट आंसर। हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। तो जो इन्फेंट्री सोल्जर्स थे जो हैवी गन वो यूज़ करते थे, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था मस्केट। तो मस्केट क्या एक तरीके की गन है। सिविल कोर्ट जो है वो क्या है? सिविल कोर्ट के बारे में पूछा गया कि सिविल कोर्ट क्या है, तो इसको दीवानी अदालत कहा जाता था। टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी, इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी मैसूर की, वो क्या बनाई थी? सेरिंगापट्टनम में बनाई थी, और इसी में इसकी डेथ भी हुई थी। इसी में इसको ब्रिटिशर ने हराया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, और यहीं पर इसकी डेथ भी हुई थी। ठीक है, लास्ट पे आते हैं, वास्को डा गामा कौन था? तो पुर्तगालीज एक्सप्लोरर था, और इसी ने भारत की खोज करी थी, या कह सकते हैं भारत की खोज नहीं करी थी, भारत की तरफ रास्ता जो है इसी ने खोजा था, वास्को डा गामा ने। ठीक है, और कहाँ से आया था ये? पुर्तगाल से आया था, पुर्तगालीज एक्सप्लोरर था। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला कहा गया, हु वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड इन 1600। तो 1600 में जो रूलर था इंग्लैंड का वो कौन था? तो वो थी क्वीन एलिजाबेथ I।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, व्हाट कॉज ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल। तो देखिए बंगाल में जो बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हुआ था वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि औरंगज़ेब ने क्या प्रोवाइड कर दिया था, फरमान दे दिया था, किसको, कंपनी को फरमान प्रोवाइड कर दिया था। और जिसकी वजह से हुआ क्या था कि इन लोग को ट्रेड जो है था, उनका जो व्यापार हो रहा था वो टैक्स फ्री कर दिया था, फरमान में ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोग ने इसका मिसयूज़ किया कि अगर वो प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, कंपनी के अलावा जब वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, तो भी उन लोग ने टैक्स देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, किसके लिए, बंगाल के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, वाई डिड कंपनी वांट अ पपेट रूलर। अब देखिए कंपनी जो थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो एक पपेट रूलर बंगाल में क्यों चाह रही थी, तो वो ट्रेड को अच्छे से कर सकें, उनको कोई टैक्स ना देना पड़े, उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए वो मेनली चाह रहे थे ऐसा हो। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ में देखिए क्या कहा गया है, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो देखिए सिराजुद्दौला की बात हम लोग ने करी थी, तो 1757 का जो वॉर हुआ था, ठीक है, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, उसमें सिराजुद्दौला की जो डिफ़ीट हुई थी वो सिर्फ एक वजह से हुई थी, क्योंकि उनका मीर जाफ़र जो था, जो कमांडर था सिराजुद्दौला को, उसने क्या कर दिया था, उसने सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई नहीं करी थी, उसने गद्दारी कर दी थी। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। वाई डिड द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस। तो बैटल ऑफ प्लासी फेमस क्यों हो गई, क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री थी किसकी, कंपनी की, भारत में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली और सबसे बड़ी विक्ट्री थी भारत में, इसी वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हुई। नेक्स्ट पे आते हैं, होम डिड कंपनी इंस्टॉल इन प्लेस ऑफ मीर जाफ़र। तो जब मीर जाफ़र को हटाया तो कंपनी ने किसको मीर जाफ़र की जगह पे रखा था, तो रखा था मीर कासिम को, क्योंकि मीर जाफ़र बहुत दिनों तक पपेट की तरह नहीं रह पा रहा था कंपनी का, तो इसको मरवा दिया था और बाद में मीर कासिम को इसकी जगह पर बैठा दिया था। हाउ डिड कंपनी परचेज इंडियन गुड्स। अब देखिए जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो इंडियन गुड्स को कैसे परचेज़ करती थी, तो गोल्ड और सिल्वर की एक्सचेंज में परचेज़ करती थी। और गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आता था, ब्रिटेन से इंपोर्ट करके आता था, ठीक है, और यहाँ से सामान जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वर कॉल्ड नवाब्स। तो नवाब्स कौन कहलाते हैं, तो देखिए कई सारे कंपनी के ऐसे ऑफिशियल थे जो ब्रिटेन वापस चले गए थे और बहुत सारा पैसा लेके चले गए थे, और वो अपने पैसे को वहाँ जाके दिखाते थे सबको, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, नवाब्स कहा गया है। हु वर दी रेसिडेंट्स, आपको बताना है रेसिडेंट्स कौन है। अगले क्वेश्चन बताना है, हु वर दी रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स कौन से, तो रेसिडेंट्स वर दी पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स। तो ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे, एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर दी इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। मतलब ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे जो मेनली किसके लिए काम करते थे, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के लिए काम करते, मेनली कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते थे, ठीक है। व्हाट पर्पस डिड रेजिडेंट्स सर्व। तो जो रेजिडेंट्स थे उनका पर्पस क्या था, मतलब वो क्या काम करते थे, तो दे बिगेन इंटरफेयरिंग इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो जो भारत के स्टेट्स थे, भारत की जो अलग अलग जगह थी, वहाँ पर ये क्या करने लग गए थे, इंटरनल मैटर्स में ये इंटरफेरेंस करने लग गए थे, ठीक है। और कौन कर रहा था, कंपनी के थ्रू ये रेजिडेंट्स कर रहे थे, मतलब रेजिडेंट्स यहीं के रहने वाले लोग थे, लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे थे, मेनली कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। नेम द टू रूलर्स हु अंडर हुज लीडरशिप मैसूर बिकेम पावरफुल। तो देखिए मैसूर बहुत ही खतरनाक जगह है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, किन दो रूलर्स के उसमें रही है, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली। पहले जो दो एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं वो इनके साथ हुए थे, और आखिरी के जो तीसरा और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है। एंग्लो मतलब होता है इंग्लिश, या कह सकते हैं ब्रिटिश, और मैसूर का मतलब मैसूर। तो एंग्लो मैसूर वॉर तीसरा और चौथा हुआ है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें चौथे में टीपू सुल्तान को हार देखनी पड़ी थी। वाई डिड टीपू सुल्तान डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया। देखिए फ्रेंच से दोस्ती क्यों कर ली थी टीपू सुल्तान ने, वो इसीलिए करी थी क्योंकि फ्रेंच उस समय बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो टीपू सुल्तान क्या चाह रहे थे कि उनकी आर्मी भी स्ट्रांग हो जाए, और किसकी मदद से, फ्रेंच की मदद से। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा इनसे गुस्सा भी हो गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट हैपेंड इन दी बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। देखिए बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम की बात करी गई है, यही लास्ट बैटल था जिसको फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ मतलब एंग्लो मैसूर बैटल कह सकते हैं, चौथा। इसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी और टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था, ठीक है, यहीं पर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, 14th है। 14th क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। तो देखिए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ उसका रिजल्ट क्या था, ये आपको बताना है। तो पहली बात ये है कि ब्रिटिश ने उड़ीसा को गेन कर लिया था, और कई सारी टेरिटरीज़ थी यमुना के नॉर्थ में, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गई, तो इनको क्या कर लिया था, ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था वो ब्रिटिशर के लिए बड़ा अच्छा था,
ठीक है, क्योंकि उसने उड़ीसा भी कैप्चर कर लिया, आगरा भी कैप्चर कर लिया, दिल्ली भी कैप्चर कर लिया, मतलब बहुत मेन जगहों को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंपनीज न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी। तो देखिए पैरामाउंट सी की जो पॉलिसी आई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे आपको बताना है। तो कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम एंड देयरफॉर इट्स पावर वाज ग्रेट देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। मतलब पैरामाउंट सी मतलब एक तरीके से ये है कि कोई भी बात अगर ब्रिटिशर कहेंगे तो वो बात सबसे सुप्रीम होगी, जो भी लॉ ऑर्डर ये लोग बनाएंगे वो सबसे सुप्रीम होंगे, और इंडियन स्टेट्स जो अभी तक अपने को सुप्रीम मान के चल रहे थे, अब जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो उनको सुप्रीम ना माने, वो किसको सुप्रीम मान के चलें, ब्रिटिश कंपनी को सुप्रीम मान के चलें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ रानी चन्नम्मा एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो देखिए रानी चन्नम्मा एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट जो हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या था। रिजल्ट उसका यही था कि रानी चन्नम्मा को प्रिजन में भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज लॉर्ड डलहौसीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौसी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो बताना है क्या है। तो देखिए ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें कंपनी क्या करती थी, किंगडम्स को एनेक्स कर रही थी। और कैसे एनेक्स कर रही थी, एक शर्त थी इसके लिए कि अगर कोई भी ऐसा इंडियन रूलर है जो मर जाता है और उसका कोई भी मेल उत्तराधिकारी नहीं है, मान लीजिए मेल उत्तराधिकारी का मतलब ये है कोई उसका ऐसा कोई सन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा सन नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी को ले सके, तो क्या करते थे, जो वो किंगडम था उसकी पूरी प्रॉपर्टी, मतलब उस पूरे किंगडम को कौन ले लेता था, ब्रिटिशर्स ले लेते थे। ठीक है, वो कंपनी की टेरिटरी बन जाती थी। तो बहुत ही ख़राब चीज़ थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो झांसी की रानी थी, आप लोग ने सुना होगा, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल थे, मतलब उनको तो अलग तरीके से लिया गया था, सतारा हो गया, बहुत सारे ऐसी जगह थी जिसको इन लोग ने कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया नेम द किंगडम्स विच आर एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से जो किंगडम्स एनेक्स करी गई थी उसमें पहली थी सतारा, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, और लास्ट में कौन थी, झांसी थी। व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द मुगल आर्मी। अब मुगल आर्मी में कौन थे, तो कैवलरी थे, इन्फेंट्री थे। इन्फेंट्री को क्या कहते हैं, पैदल सोल्जर, मतलब जो प्यादे होते हैं उनको कहा जाता है इन्फेंट्री, और कैवलरी वो होते हैं जो घुड़सवार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाई वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया ट्राइड आफ्टर रिटर्न टू इंग्लैंड। देखिए जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इससे पूछताछ हुई, इसकी इम्पीचमेंट हुई। आपको बताना है ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इस पे आरोप लगा था किस चीज़ का, मिस गवर्नेंस ऑफ बंगाल। तो बंगाल के मिस गवर्नेंस का आरोप लगा था किस पे, जो हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल, उस पर लगा था, इसी वजह से इसको इम्पीच किया गया था। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिस ट्रायल। अब देखिए बताना क्या है कि रिजल्ट क्या था इसके ट्रायल का, मतलब इससे पूछताछ जो हुई थी उसका रिजल्ट क्या था कि इसकी इम्पीचमेंट हो गई थी, मतलब इसको हटा दिया गया था, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, और कहीं ना कहीं आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहा गया है गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिसाइड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट एंटर द ईस्टर्न मार्केट। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो भी कंपनी भारत में आई है, जो भी ईस्टर्न मार्केट्स में आई है, मतलब भारत में आई है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले जो आई, सबसे पहली जो कंपनी भारत में आई थी वो थी पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में जाने वाली भी याद रखिएगा पुर्तगाली थे। ठीक है, बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए। ठीक है, हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस ऑन इन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। और इन्होंने अपना बेस कहाँ बना लिया था, गोवा में बना लिया था। और ये कहाँ पर मेनली आए थे, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्ट कोस्ट है भारत का, वहाँ पर आए थे। ठीक है, इसके बाद कौन आया, तो डच आए। अब डच का देखा है तो बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। अब देखिए 17th सेंचुरी के आसपास अगर आप देखेंगे तो जो डच थे, ठीक है, डच मतलब मेनली नीदरलैंड के जो लोग थे, वो रास्ता खोज रहे थे, कह सकते हैं वो एक पॉसिबिलिटी खोज रहे थे कि ट्रेड किया जाए इंडियन ओशन में, जो भी जगह है वहाँ पर ट्रेड किया जाए। तो यहाँ पर खोजते खोजते भारत पहुँच गए थे। फ्रेंच की बात अगर करी जाएगी तो फ्रेंच भी उसी समय आ गए थे। ठीक है, जिस समय लोग आए हैं उसी के थोड़े दिनों बाद भी फ्रेंच वाले भी आ गए थे। ठीक है, और इसी सिलसिले को लेके आए थे, मतलब ये भी आए थे कि यहाँ पर आके ट्रेड करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है व्हाट वर द ग्रीवांसेस ऑफ कंपनी रिगार्डिंग नवाब ऑफ बंगाल। तो देखिए क्या शिकायतें रहती थी नवाब ऑफ बंगाल को लेके कंपनी की, ये आपको बताना है। तो देखिए कंपनी ये सोच रही थी, कंपनी डिक्लेयर दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, ये समझती थी कि जो लोकल ऑफिशियल्स उस समय थे बंगाल के, उनकी जो डिमांड्स थी वो बहुत अनजस्ट थी, मतलब बहुत गलत तरीके की डिमांड थी, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी ठीक से ट्रेड नहीं कर पा रही थी, ठीक से अपने मार्केट को बना नहीं पा रही थी। ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड। अब ये क्या चाह रहे थे, कंपनी क्या चाह रहे थे, कंपनी चाह रही थी कि जो ट्रेड है उनका तभी अच्छे से चल पाएगा जब सारे टैक्सेस सारी ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके ये सारे टैक्सेस ख़त्म करवाना चाह रहे थे, किससे, नवाब ऑफ बंगाल से। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड इनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट। अब ये देखिए एक और चीज़ क्या चाह रहे हैं, बहुत दिमाग वाले लोग थे लोग, ये क्या चाह रहे हैं कि ये अगर अपना मार्केट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अपना ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इनको अपने सेटलमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ विलेजेस को ख़रीदना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फोर्ट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और जब फोर्ट वोल्ट बनने लग गए तो कहीं ना कहीं इन लोग ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्टेब्लिश कर दिया, और धीरे धीरे करके ये आए थे किस काम के लिए, आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, बेचने सामान बेचने और ख़रीदने आए थे, मतलब एक तरीके से बनिया के रूप में आए थे। और बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, बाद में धीरे धीरे इन लोग ने अपने पूरे भारत को लूट लिया और ख़त्म करके चले गए। तो चलिए थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे देखते हैं क्या हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया राइट अ नोट ऑन टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो देखिए याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान इतने महान थे कि उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अब टीपू सुल्तान वॉज द फेमस रूलर ऑफ मैसूर, इनके बारे में आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, तो ये मैसूर के रूलर थे। कब से कब तक इन्होंने रूल किया है, तो 1782 से लेके 1799 तक इन्होंने रूल किया, और 1799 में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, मतलब इनको मार दिया गया था, इनकी मतलब डेथ हो गई थी। और कौन सा वॉर था, तो फोर्थ बैटल था, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर का, मतलब एंग्लो मैसूर वॉर का फोर्थ बैटल था जिसमें इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप द मैसूर बिकेम वेरी पावरफुल, और इनकी लीडरशिप में जो मैसूर था, ये और इनके पिताजी जिनका नाम था हैदर अली, दोनों की लीडरशिप में मैसूर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इट कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट, जो भी ट्रेड होता था मालाबार कोस्ट का, उसको कौन कंट्रोल करता था, टीपू सुल्तान कंट्रोल करते थे। वेयर द कंपनी परचेज सैंडलवुड पेपर एंड कार्डमम। अब देखिए यहाँ से होता क्या था, इसी मालाबार कोस्ट से जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो क्या करती थी, सैंडलवुड हो गया, चंदन जिसको कहते हैं, पेपर मतलब काली मिर्च हो गई, और कार्डमम हो गया, इलायची हो गई, इन सब चीज़ों को परचेज करने काम करते थे। इससे किसके अंडर में होता था, ये सब टीपू सुल्तान के अंडर में होता था। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ भी हुई, क्या गड़बड़ हुई, इन 1785 द टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट। अब देखिए जब इनको टीपू सुल्तान को जब पता चला कि ब्रिटिशर की असली नीयत क्या है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि एक्सपोर्ट को पूरा पूरा बंद कर दिया। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको मना कर दिया कि कोई भी कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेगा, मेनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि अब ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए नहीं आई, यहाँ पर कब्जा करने के लिए आई है, तो इन्होंने ऐसा मना कर दिया था। और साथ ही साथ जब इनको ये चीज़ पता चली कि ब्रिटिश की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने की कोशिश करी, और किसके साथ हाथ मिलाया, फ्रेंच के साथ हाथ मिलाया। और जब इन्होंने फ्रेंच के साथ हाथ मिलाया तो इससे ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, और इसके बाद 4 बैटल लड़े गए, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा तो चलिए ठीक था, लेकिन चौथे बैटल में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को मार दिया गया। बहुत ही शेर जो थे, जिनको शेर कहा जाता है मैसूर का, उनको मार दिया गया था। और कहाँ पर मारा गया था, जो इनकी कैपिटल थी, सोचिए कैपिटल में ही मारा गया, और कैपिटल क्या थी, सेरिंगापट्टनम थी। इसीलिए जो फोर्थ बैटल था एंग्लो मैसूर वॉर का, उसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रेजिस्ट किया ब्रिटिशर्स को, वो एक बहुत ही प्रेज़वर्दी चीज़ है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। मतलब जो बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोग नहीं कर पा रहे थे, वो टीपू सुल्तान ने कर दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 एंग्लो मराठा वॉर। देखिए जो 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। तो देखिए पहला, देखिए द कंपनी वेज अ सीरीज ऑफ, अब देखिए कंपनी ने कई सारे वॉर लड़े, 3 मेनली वॉर लड़े मराठास को, उनको वहाँ से हटाने के लिए, भारत से बिल्कुल रिमूव करने के लिए। और इसमें जो पहला वॉर था वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहलाता है। ठीक है, तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो था वो कब स्टार्ट हुआ, 1775 में स्टार्ट हुआ था। इसमें किसी की कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई थी, कोई भी जीता नहीं, कोई भी हारा नहीं, तो इसको एंड कर दिया गया था 1782 में, और एक ट्रीटी के साथ एंड किया था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाय।
ठीक है। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ, इसके 4 साल बाद, मतलब इस ट्रीटी के कुछ सालों बाद, 4 साल तो नहीं कहेंगे, 1803 में स्टार्ट हुआ। 1803 में स्टार्ट हुआ तो फिर ये एंड हुआ 1805 में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हार हुई थी मराठास की। और क्या हार हुई थी कि ब्रिटिश ने कई सारी ये जगहों को, कई सारे किंगडम्स को कैप्चर कर लिया था। जैसे उड़ीसा हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इसने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर ने इसको कैप्चर कर लिया था। हालांकि पहले जो उड़ीसा, आगरा और दिल्ली पे जो राज हुआ करता था वो मराठाओं का राज होता था, लेकिन बाद में इसको क्या कर लिया था, ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया था बाय सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, उसमें देखिए क्या कहा गया है, 1817 से 1819 तक हुआ था। ठीक है, मराठा वॉर। और इसमें क्या हुआ था, पेशवा को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो पेशवा थे उनको भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, मराठास को पूरी तरीके से हरा दिया गया था। और कंपनी नाहट कंपनी, अब देखिए इसका जो कंपनी थी उसका पूरा कंट्रोल उड़ीसा, आगरा, दिल्ली पे तो था ही था, उसके साथ ही साथ जितने भी साउथ की टेरिटरीज थी विंध्यास की, उस पर भी कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। देखिए एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो देखिए स्फीयर ऑफ जस्टिस के केस में अगर देखा जाए तो कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे ब्रिटिशर्स। तो देखिए जो पहले ये कह सकते हैं, जो पहले इंडियन लॉज थे वो किस हिसाब से चलते थे, तो जो मोहम्मडम्स में जो मौलवीज़ होते थे, हिंदूज़ में जो पंडित्स होते थे, वो जो कहते थे उस हिसाब से होता था। अब देखिए अलग अलग पंडित अलग अलग बातें कहता था, तो कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट जो थे वो काजी या मुफ्ती के अंडर में हुआ करते थे। ठीक है, ब्राह्मण पंडित अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे लोकल लॉज के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सब यूनिफॉर्मिटी नहीं पैदा करते थे। इसी वजह से क्या हुआ, मतलब जो ब्रिटिशर आए उन लोगों ने अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स लेकर आए। और इसी तरीके से जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक काम किया यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। उन्होंने 1775 में 11 पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि एक हिंदू लॉ बनाइए। ठीक है, तो हिंदू एक्ट इसके बाद बना और इस तरीके से एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया जस्टिस को लेके। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिससे आपका पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं अच्छे से तैयार हो गया होगा। एमसीक्यूज़ पहले से ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी चैप्टर के वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, नोट्स भी है, एमसीक्यूज़ भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं और अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।